हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है वाक्य। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर सब कुछ कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका वाक्य से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि जब हम शब्दों को सही तरीके से लिखते हैं और उसका एक पूर्ण अर्थ मिलता है, उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मेला देखकर खुश हो गए। तो यहाँ पर जो वाक्य है इसका एक पूर्ण अर्थ मिल रहा है, तो ये एक वाक्य का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में यहाँ पर लड़कों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर लड़के जो है वो उद्देश्य है। सिंपल इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं। और विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय होता है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में हमने देखा लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पर लड़के जो थे वो उद्देश्य हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं वो विधेय है। तो यहाँ पर लड़कों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां आज्ञावाचक वाक्य और आठवां विस्मयादिवाचक वाक्य। तो चलो एक एक करके इन सब का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी जिसमें क्रिया यानी कि काम के होने की सामान्य सूचना हमें मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। विधानवाचक वाक्य से हमें किसी के अस्तित्व के बारे में पता चलता है या फिर किसी के बारे में सूचना मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य आग का बड़ा सा गोला है। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, सूचना मिल रही है कि सूर्य जो है वो एक आग का बड़ा सा गोला है। तो बस यही विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें काम के ना करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता। यानी कि यहाँ पर वो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, तो यहाँ पर काम जो है वो नहीं हो रहा है। यानी कि सिंपली हम बोले जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वही निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल, चंद्रमा आग का बड़ा गोला नहीं है। तो यहाँ पर नहीं शब्द का यूज हुआ है। हम निषेधवाचक वाक्य को नहीं शब्द से भी पहचान सकते हैं। यानी जिसमें किसी काम के ना करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है? क्या सूर्य आग का बड़ा सा गोला है? तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हुए। चौथा है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके देख लो, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो यहाँ पर ये दोनों जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे तुम परिश्रम करते, अगर तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो यदि वो परिश्रम करता तो वो अवश्य सफल होता। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ओके,
तो ये संकेतवाचक वाक्य हो गए। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो सभी संकेतवाचक वाक्य होंगे, जिनमें एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर होती है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में हमें कुछ डाउट हो, हम उसे क्लियरली नहीं बोलते, हम उसे कुछ डाउट लेकर बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लो, अब तक वह घर पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नहीं पता कि वह घर पहुंचा है कि नहीं, तो यहाँ पर अंदाजे से बोला जा रहा है कि शायद वह अब तक घर पहुंच चुका होगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वे सभी संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। छठा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता यानी कि जो बोल रहा है सेंटेंस, उसकी इच्छा, आशा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से देखो, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तो यहाँ पर जो वक्ता है वो आशा कर रहा है, कामना दे रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है कि ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। यानी जिन वाक्यों से हमें किसी की इच्छा, आशा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, आज तो कोई मिठाई खिला दे। तो यहाँ पर जो वक्ता है उसकी इच्छा है कि आज उसे कोई मिठाई खिला दे। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो सभी इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। सातवां है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लो, मोहन तुम कमरे से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर कोई मोहन को आदेश दे रहा है कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ। दूसरा एग्जाम्पल, अब आप अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी को अनुमति दे रहा है कि अब आप अंदर आ सकते हैं। कृपया कल फिर आना। तो यहाँ पर कोई किसी से अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया फिर से कल आना। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, अनुमति, आदेश और आज्ञा का बोध हो, वे सभी आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। आठवां है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष यानी कि खुशी, घृणा, शोक यानी कि दुख आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आहा कैसे सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, आहा कैसे सुंदर दृश्य है। तो ये एक विस्मयादि वाचक वाक्य हुआ। ओह बेचारा कुचला गया। तो यहाँ पर दुख भाव का प्रकट हो रहा है। ए तुम भी गए। तो यहाँ पर आश्चर्य भाव का प्रकट हो रहा है। छी इतनी बदबू। तो यहाँ पर घृणा भाव। तो जिन शब्दों में आश्चर्य, खुशी, घृणा, दुख आदि भाव प्रकट हो, उन सभी को विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। और हम इन वाक्यों को आहा, ओह, छी, ए ऐसे शब्दों से भी पहचान कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पर जो राणा प्रताप है वो एक ही उद्देश्य है, एक ही कर्ता है, और बाकी सब जो है वो विधेय है। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए ये सेंटेंस सरल वाक्य हुआ। एक और एग्जाम्पल देख लो, दिनेश के पिता ने सुरेश को भी हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पर दिनेश के पिता जो है वो उद्देश्य है, यानी कि वो कर्ता है जो काम कर रहा है, और बाकी सब विधेय हुआ। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए ये सेंटेंस सरल वाक्य हुआ। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जिन लोग को नहीं पता समुच्चय बोधक क्या होता है, मैं बताती चलूँ। समुच्चय बोधक यानी जो शब्द
दो सेंटेंस को, दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किंतु, परंतु, और, तथा, या, ये सभी जो है समुच्चय बोधक हुए। तो हम लोग संयुक्त वाक्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मोहन ने पत्र लिखा और सोहन ने चित्र बनाया। तो यहाँ पर मोहन ने पत्र लिखा, सोहन ने चित्र बनाया, ये दो वाक्य हुए और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। तो ये एक समुच्चय बोधक हुआ। तो जिन वाक्यों में दो वाक्य एक समुच्चय बोधक से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, राम आया परंतु श्याम चला गया। तो यहाँ पर परंतु शब्द जो है वो एक समुच्चय बोधक है जो दो वाक्य को जोड़ रहा है। राम आया, श्याम चला गया, उसके बीच में परंतु, तो ये समुच्चय बोधक हुआ जो जोड़ने का काम कर रहा है। तो सिंपल जिन वाक्यों में आप देखेंगे कि एक समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो और उसमें एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा उसके ऊपर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से देखिए। मैंने देखा कि राम सो रहा है। तो यहाँ पर राम सो रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी कि एक पूरा कंप्लीट वाक्य है, पूरा वाक्य है जिसका एक पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन जो पहला वाक्य है, मैंने देखा कि, ये इनकम्प्लीट है, यानी कि ये पूरा नहीं है और इसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। तो जिन वाक्यों में आप देखेंगे कि एक वाक्य प्रधान है और दूसरा जो वाक्य है वो उसके ऊपर आश्रित है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, सभी जानते हैं कि स्नेहा अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर स्नेहा अच्छी लड़की है, ये एक पूर्ण वाक्य है, यानी कि ये प्रधान वाक्य है। सभी जानते हैं कि क्या, तो ये जो वाक्य है सभी जानते हैं कि ये स्नेहा अच्छी लड़की है, इस वाक्य पर आश्रित है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिन वाक्यों में आप देखेंगे कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट है, वैसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये था हमारा वाक्य का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।